नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, इसके लिए मैं कुछ नई बैंकिंग की जानकारियां आपके साथ शेयर करता रहता हूं। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स जो कि इंडिया में ऑपरेट करते हैं। देखते हैं किस किस तरीके के बैंक इंडिया में हैं। सबसे पहले एक होता है, हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि पूरी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, उनको गवर्न करता है। हमारे यहाँ ये काम करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो हमारे पास जो उसके बाद हमारे पास बैंकिंग की जो कैटेगरीज हैं उसमें आते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स एक्चुअली वो बैंक्स हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किए गए थे। वो सब शेड्यूल्ड बैंक हैं। शेड्यूल्ड बैंक हमारे पास दो कैटेगरीज के होते हैं, एक है कॉमर्शियल बैंक और दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स एक्चुअली बैंकिंग क्या है, बैंकिंग सिंपली क्या है कि वो पब्लिक से जो है वो डिपॉजिट लेते हैं और उस डिपॉजिट को फिर पब्लिक को ही लोन के रूप में देते हैं। वो तो कम इंटरेस्ट पे डिपॉजिट लेते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन जो है वो पब्लिक को देते हैं। यही जो डिफरेंस ऑफ लोन है, लोन देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और अदर इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं बैंक्स के। तो ये जो डिफरेंस है, यही बैंक की जो है वो इनकम है। मीन्स ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रॉफिट के लिए काम करती हैं कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स हमारे पास चार तरीके के हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी जिनको कहते हैं। इतने तरीके कॉमर्शियल बैंक्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आप जानते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन से हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पहले हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा थे ऑपरेट, आई थिंक 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने पिछले 1-2 सालों में मर्जर करके ये बैंकों के नंबर जो हैं वो काफ़ी कम कर दिए हैं और अभी इस समय 11 पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे जो हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक, ये सब जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो मेनली अपने यहाँ मेजर जो एक्टिविटीज़ हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही देख रहे हैं। मेजर शेयर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है। और पब्लिक सेक्टर बैंक के बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी ऑपरेट करने के लिए आरबीआई अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है? ताकि जो है वो मोनोपोली पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ना रहे, फाइनेंशियल सेक्टर में मोनोपोली ना रहे किसी एक तरीके के बैंकों की। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी गवर्नमेंट ने जो हैं वो अलाउ किए हुए हैं, आरबीआई ने अलाउ किए हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन कौन से हैं अपने पास? आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इसके अलावा कर्नाटका बैंक एंड नैनीताल बैंक, ये भी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो उनका एरिया जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। जितना ह्यूज नेटवर्क जो है वो पब्लिक सेक्टर ब्रांचेस का है, उतना बड़ा नेटवर्क प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास नहीं है। तो इनकी पहुंच जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भारत के कोने कोने तक है। लगभग मोस्टली गाँवों में और शहरों में ये फैले हुए हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का पहुँच जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, उस एरिया में वहाँ तक नहीं है जहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे सेवा देते हैं अपनी। उसके बाद आते हैं फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स को भी आरबीआई जो है वो अलाउ करता है इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस तो इंडिया में हैं, लेकिन उनका हेड ऑफिस कहीं विदेश में है, कहीं कंट्री के बाहर है, इंडिया के बाहर है। और ये फॉरेन बैंक्स जो हैं वो इंडिया के मेजर सिटीज़ में ही काम करते हैं। ये गाँवों में या सेमी अर्बन एरियाज़ में इनकी कोई पहुँच नहीं है, बहुत लिमिटेड इनकी ब्रांचेज़ हैं। आई थिंक 350 या 400 ब्रांचेस टोटल मिला के सारे फॉरेन बैंक्स की होंगी और करीब काफ़ी सारे फॉरेन बैंक्स यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं। आई थिंक मोर देन 40 फॉरेन बैंक्स हैं ऑलरेडी, लेकिन केवल मेजर सिटीज़ जो हैं इंडिया में वहीं पे उनकी ब्रांचेस हैं। और फॉरेन बैंक्स के आप एग्जांपल देखेंगे तो आपका सिटी बैंक है, बीएनपी पारिबा है और जेपी मॉर्गन चेज है। ये सब जो हैं आपके फॉरेन बैंक्स हैं। फॉरेन बैंक्स के बाद आते हैं हमारे रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज़। आरआरबीज़ क्या होते हैं? एक्चुअली ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आते हैं और इनका एक
कोई अपना स्पॉन्सर बैंक होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इनका एक स्पॉन्सर बैंक होता है, यानी हर आरआरबी का एक स्पॉन्सर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, वो भी इसको रेगुलेट करता है या इसको इंस्ट्रक्शन देता है। तो इस एक तरीके से इसको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो गवर्न करते हैं। आरआरबीज जो हैं वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं और इनकी पहुंच जो है वो काफ़ी मतलब रूरल क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। और जैसे एग्जांपल लेंगे आप तो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक जो है वो उसकी यूपी में ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, गांव-गांव में आपको ब्रांचेस उसकी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की मिलेंगी, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक की ब्रांचेस आपको उस एरिया में नहीं मिलेंगी जितने रूरल एरिया में आपको आरआरबीज की ब्रांच मिलेंगी। और भी अलग अलग स्टेट में बहुत सारे डिफरेंट ये आरआरबीज हैं जो कि काम करते हैं। ये तो हो गई हमारे कॉमर्शियल बैंक्स की बात। उसके बाद आते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स मोस्टली जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट ही इनको गवर्न करती है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो जो पिछड़े हुए हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनके लिए जो है वो काम करते हैं और इनकी भी ब्रांचेस जो हैं वो रूरल एरिया में ही ज़्यादा हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ही इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वहीं ज़्यादातर ये सर्विस देते हैं। बहुत तरीके के जो हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स आपने सुने होंगे, अपना सहकारी बैंक लिमिटेड और अभ्युदय प्राइवेट बैंक लिमिटेड। अभ्युदय बैंक जो है वो भी कोऑपरेटिव बैंक की कैटेगरी में ही आता है। तो ये हमारी दूसरी जो कैटेगरी है वो कोऑपरेटिव बैंक्स की है। इसके अलावा बैंक्स जो हैं वो आपने नाम सुना होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसके अलावा आपने पेमेंट बैंक्स नाम सुना होगा एक। स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई ने 2016 में लाइसेंस देने स्टार्ट किए थे। 2016 से ही स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट हुए थे और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही अपनी सर्विस या एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही उनका जो है वो कंसंट्रेशन रहता है, उनका फोकस रहता है सर्विस के लिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या जो एसएमईज हैं, आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ही सर्विस जो है वो मोस्टली उनका जो फोकस एरिया है वो वही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सब जो हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो कि आरबीआई ने रिसेंटली मींस 2016 में लाइसेंस देने स्टार्ट किए थे और आज की डेट में काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स काम कर रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस के साथ ही उसी समय आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक्स को भी लाइसेंस देने स्टार्ट किए थे। पेमेंट बैंक जो हैं वो ये लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ये, और मेनली मोबाइल बैंकिंग और ये सब अपने इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स के थ्रू ही सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट्स बैंक्स भी आई थिंक 2017 में स्टार्ट हुए थे, ये रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, बहुत पुराने नहीं हैं पेमेंट बैंक। और आपने नाम सुना होगा जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये सब जो हैं वो पेमेंट बैंक्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से आरबीआई ने बैंकिंग का काफ़ी जो है वो विस्तार इंडिया में किया है ताकि मोनोपोली ना रहे और डिफरेंट तरीके के कस्टमर्स को डिफरेंट तरीके की बैंकिंग सुविधाएं जो हैं वो मिल सकें और अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर्स को, अलग अलग कैटेगरी के जो कस्टमर्स हैं उनको उसी तरीके के बैंक्स जो हैं वो सर्विस दे सकें। इस सब के अलावा एक आप आजकल आप बहुत वर्ड सुन रहे होंगे नियो बैंक और आपका डिजिटल बैंक। नियो बैंक एक्चुअली जो हैं वो बैंक्स नहीं हैं, नाम जो है वो ज़रूर आपको नियो बैंक देख के लगता होगा कि ये भी कोई बैंक्स हैं। इन आरबीआई ने कोई लाइसेंस ऐसे नियो बैंक्स को नहीं दिया है। नियो बैंक एक्चुअली क्या है, ये स्टार्टअप्स हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो कस्टमर्स को देते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है और आरबीआई इनको अलाउ नहीं करता है बैंकिंग के लिए, तो ये सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या जो अभी आपके शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनके साथ टाई अप करके और उनके कस्टमर्स को उनके बिहाफ पे सर्विसेज जो हैं वो देते हैं, मतलब कि उनके साथ टाई अप करके, पार्टनरशिप करके, तो ये जो हैं वो सर्विस देते हैं न्यू बैंक्स। न्यू बैंक्स क्या हैं, ये थोड़ा टेक्नो सेवी जो हैं होते हैं और केवल आपको
मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इनके थ्रू जो है सर्विसेज देते हैं, और काफ़ी जो हैं वो टैक्स हैवी जो कस्टमर्स हैं उनको सुविधाएं जो हैं वो देते हैं, जो कि बैंक्स जो हैं वो उतने टैक्स हैवी नहीं है और वो उतनी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, तो उनको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डायरेक्ट बैंकिंग नहीं कर सकते। डिजिटल बैंक जो हैं वो इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर जो है वो इशू किया है और सर्कुलेट किया है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, बैंक्स में, और उस पर डिस्कशन अभी चल रहा है। आरबीआई जल्दी ही डिजिटल बैंक्स को लाइसेंस देने के बारे में सोच रही है। डिजिटल बैंक्स वो हैं जो कि आपको कहीं फिजिकल ब्रांच इनकी नहीं मिलेगी, सारा सेटअप जो है वो इनका ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन ही आप अकाउंट खोल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना अकाउंट जो है मेंटेन कर सकते हैं। अलग अलग दुनिया भर की जो भी सुविधाएं बैंकिंग की आपको मिलेंगी वो सब आपको केवल मोबाइल पे या इंटरनेट बैंकिंग पे ही मिलेंगी, कहीं भी इनकी फिजिकल ब्रांच नहीं मिलेगी। इस तरीके की बैंकिंग जो है वो आरबीआई भी स्टार्ट जो है वो कर रहा है, और इस तरीके के बैंक्स को, डिजिटल बैंक्स को लाइसेंस देने के बारे में बहुत तेज़ी से सोच रहा है, और डिस्कशन पेपर इशू हो चुका है, और फाइनल होते ही ये भी लाइसेंस जो है आरबीआई देना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये थे डिफरेंट टाइप के बैंक्स जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आएगी, और किसी पर्टिकुलर बैंक के सब्जेक्ट के बारे में आप अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं उस पर ज़रूर आपके साथ जो है वो जानकारी शेयर करूँगा। थैंक यू।